So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 10 regarding ISO internal auditing training. अभी हम ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे काइंडली बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है आप लोगों तक और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है। थोड़ा फीडबैक दे दें मुझे। जी यस सर, सर, आवाज़ भी क्लियर। आ रही है और स्क्रीन आवाज भी आ भी। रही है। चलें, ग्रेट, थैंक यू यस वेरी सर, मच। आवाज भी क्लियर है। थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि वो जब क्लास एंड करता हूँ ना तो जो रिकॉर्डिंग होती है कन्वर्ट होती है, तो जब तक वो कन्वर्ट हो रही होती है ना नई क्लास वो स्टार्ट नहीं हो पाती जूम के ऊपर ना, तो इसलिए फिर उसका वेट करना पड़ता है। बाज़ का तो आपको पता है थोड़े सिग्नल अप डाउन होते हैं, तो वो बाज़ का जल्दी हो जाती है कन्वर्ट, बाज़ का जो है ना थोड़ा टाइम लगा देती है। तो एनीवेज लेट्स हैव स्टार्ट। जो हम कंटेंट्स ऑफ एन प्रोफेशनल ऑडिट रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन की बात की, ऑडिट से रिलेटेड कंपनी की डिटेल्स, ऑडिट टीम की डिटेल्स, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्राइटेरिया, और उसके बाद इंटरव्यू की डिटेल्स वगैरह हमने उसमें अपने उसमें मेंशन कर ली। अब जो सिग्निफिकेंट इसमें ट्रेल्स होती हैं, मसलन जो लेजेंड्स होते हैं ऑडिट के, वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडर द कॉलम स्टेटस प्लीज यूज द फॉलोइंग की टू रिकॉर्ड योर असेसमेंट रिजल्ट फॉर ईच क्लॉज। ठीक है। अब आप इस ट्रेल को यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आपको मैं आगे ले जाऊंगा ना तो ये देखें, इसका आगे फिर ऑडिट का प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। जिसमें मतलब है कि आपके पूरा क्राइटेरिया जो है उसको मेंशन किया हुआ है, उसका स्टेटस मेंशन किया हुआ है, एविडेंस जो भी आपने कलेक्ट किए हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, उसका पूरा एक कॉलम दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ कंफॉर्मिटी का भी एक कॉलम दिया हुआ है कि कितनी नॉन कंफॉर्मिटी आपने इस सब क्लास के अगेंस्ट फाइंड आउट की। जो भी आप नॉन कंफर्मिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नॉन कंफर्मिटी की बेस के ऊपर ऑडिट का कंक्लूजन निकाला जाता है। जो बाकी जो इसकी डिटेल्स होती है ना, लेजेंड्स होते हैं, जैसे ये क्राइटेरिया होता है इसका जो ऑडिट, मतलब है कि ये जो ट्रेल होती है ना इसके अंदर एविडेंस के अंदर इस तरह के आप मतलब है कि मेंशन कर सकते हैं। ए, अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट आपका इस क्लास के रिलेटेड एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, तो उसको आप ए करेंगे यानी एक्सेप्टेबल। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो एन ए लिखेंगे। अगर मेजर नॉन कंफर्मिटी है तो एम ए एन सी लिखेंगे। माइनर नॉन कंफर्मिटी है तो एम आई एन सी लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन है तो ओ बी एस लिखेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है तो वो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इस कॉलम के अंदर, ये जो स्टेटस है ना इसके अंदर आप ये वाले मुतलका जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे। मसलन आपने इस सब क्लॉज का ऑडिट किया, इसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स चेक किए, ठीक है, और ओवरऑल आपको पता लगा कि जी ये एक्सेप्टेबल है इनके डॉक्यूमेंट्स, तो आप ए लिखेंगे यहाँ पे, यानी ये एक्सेप्टेबल है। उसके साथ आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने ये जो ए लिखा है यहाँ पे, जो स्टेटस ए लिखा है यानी एक्सेप्टेबल लिखा है, वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि इसके अगेंस्ट जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। अगर इसमें कोई किसी किस्म के आपको एविडेंस मिल गए हैं या कोई नोट आपने मेंशन करना है तो यहाँ पे पूरा आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर इसके अगेंस्ट कोई मसलन अगर फर्ज करें इसका स्टेटस जो है वो नॉन कंफर्मिटी है, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है। अगर यहाँ पे आपने मेजर नॉन कंफर्मिटी मेंशन की है कि जी कॉन्टेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ इस कंपनी में, ठीक है ना, तो उसका एविडेंस यहाँ पे लिखेंगे और कितनी नॉन कंफर्मिटी है वो भी मेंशन कर देंगे। अगर एक है तो एक लिखेंगे, दो है, लेकिन ना आप इंटरेस्टेड पार्टीज में काफ़ी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, कुछ फाइंड हुए हैं कुछ नहीं फाइंड हुए। ठीक है। अगर वो पार्शली काम हुआ है तो फिर आप उसको माइनर नॉन कंफर्मिटी में मेंशन करेंगे ना, मतलब तो उसमें नंबर ऑफ जो भी वहाँ पे वायलेशंस हैं, जो नॉन कंफर्मिटीज़ हैं, उनको भी मेंशन करेंगे। अब ये देखिए पूरी क्लास स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। क्लास रिक्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लीडरशिप, प्लानिंग, उसकी सब क्लासेस, स्पोर्ट की सब क्लासेस, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, ये सारा क्राइटेरिया आपने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टेटस में आपने इन जो लेजेंड्स हैं इनके मुताबिक आप स्टेटस वहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक स्टेट प्रोफेशनल टेम्पलेट है, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी में थोड़ा बहुत इससे डिफरेंट हो
तो उस मतलब वो मैटर नहीं करती चीज़। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पलेट है। बस उसका छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, तो उसमें ये जो लेजेंड्स हैं वो मतलब 2-3 यूज़ करते हैं स्टेटस, मतलब एक्सेप्टेबल है, ऑब्जर्वेशन है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है, या नॉन कंफर्मिटी है। बस मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेटस वहाँ पे यूज़ किए जाएं, लेकिन एक प्रोफेशनल रिपोर्ट के अंदर यही टर्म जो लैंग्वेज होती है इसी तरह लिखी जाती है, ठीक है ना। अब उसमें आपने ये भी लिखा है कि इफ नॉन कंफर्मिटी इज आइडेंटिफाइड माइनर और मेजर, प्लीज इंक्लूड द नंबर ऑफ द नॉन कंफर्मिटी इन द कॉलम नंबर ऑफ एनसी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कंफर्मिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एनेक्स ए नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट। अब मैं आपको वो नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट का फॉर्म भी दिखा देता हूँ ताकि साथ साथ ही आपको चीज़ ये क्लियर हो जाए। ये देखें यहाँ पे, ये ये एनेक्स ए दिया है, ये नॉन कंफर्मिटी का रिपोर्टिंग फॉर्म है जो आपने आइडेंटिफाई की है ना नॉन कंफर्मिटी, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है कि मतलब है कि वो नॉन कंफर्मिटी ऑब्जर्व्ड इन एरिया प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है, कौन सी क्लास वायलेट हुई है, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, ग्रेड क्या है, मतलब उसके और किस ऑडिट में वो मतलब हुई है, रूट कॉज उसकी क्या थी, ठीक है ना, उसका कोई करेक्टिव एक्शन हुआ है नहीं हुआ, मतलब ये नॉन कंफर्मिटीज की कंप्लीट डिटेल इस फॉर्म के अंदर लिखी जाती है कि ताकि वहाँ पे जब आप ये अगर फर्ज करें एक से ज़्यादा नॉन कंफर्मिटी है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि एक से ज़्यादा नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म आप ऑडिट के दौरान में फिल करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज क्राइटेरिया स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ठीक है जी। तो इस पे मेरा ख्याल है कि अब मजीद मैं आई शुड नॉट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ये आइडिया तो आपको है कि मतलब है कि अब हम एक क्लॉज की मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ऑडिट, वो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर एक का आपको सही आइडिया हो गया तो फिर बाकी मेरा ख्याल है आपके लिए मसला नहीं होना चाहिएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम मतलब ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ये क्राइटेरिया हमने चेक कर लिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट जितनी भी एविडेंस है वो हमने लगा दिए, नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मेंसीज स्टेटस मेंशन कर लिया। अब हमने उसका उसकी फाइंडिंग्स निकालनी है, ठीक है ना, मतलब हमने ये चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ जिस तरह हमने चेक की वहाँ पे हमने लिख ली, उसके बाद हम उसकी फाइंडिंग्स निकालेंगे, ठीक है ना। The audit findings were communicated to the senior management of the organization during the closing meeting. The final conclusion of the audit results and recommendations by the audit team was also communicated to the management during the meeting. यानी जो आपकी क्लोजिंग मीटिंग हुई उसमें आपने बताया जो कि आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स जो हैं वो आपने रिपोर्ट कर दी हैं अपनी मैनेजमेंट को। The evaluation of the audit finding is based on the following definition. अब यहाँ पे आपने ऑडिट फाइंडिंग को डिफाइन भी कर दिया कि मेजर नॉन कंफर्मिटी किसको आप कंसिडर करेंगे, माइनर नॉन कंफर्मिटी किसको कंसिडर करेंगे, ऑब्जर्वेशन किसको आपने कंसिडर किया है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट किसको कंसिडर किया है। मसलन यहाँ पे मेजर नॉन कंफर्मिटी क्या है, the absence or total failure of a system to meet a requirement, it may be either a number of the minor non-conformities, मतलब अगर एक क्लास या सब क्लॉज के अगेंस्ट एक से ज्यादा नॉन कंफर्मिटीज इमर्ज हो गई हैं तो दिस मीन्स कि ये एक टोटल फेलियर है, ठीक है ना। वन रिक्वायरमेंट कैन रिप्रेजेंट ए टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम एंड thus to be considered as a non-conformity or any non-conformance that would result in the probable shipment of a non-conforming product, a condition that may result in the failure or materially reduce the usability of the product or services for their intended purpose, or a non-conformance that judgment and experience indicate is likely either to result in the failure of the ISMS, यानी मैनेजमेंट सिस्टम आपका मुकम्मल फेलियर अगर कंसिडर हो रहा है उस नॉन कन्फॉर्मेसीज की वजह से, तो उसको आपने मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी कंसिडर करना है। और इसको आप वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब इसको फौरन जो है ना हल करने की जरूरत होती है। अगर माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी किसको आप कंसिडर करेंगे, देखिए ना इसकी आपने डेफिनेशन कर दी ना, डिफाइन कर दिया कि अगर इनमें से कोई चीज़ होगी तो वो माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी होगी, अगर इनमें से कोई चीज़ होगी तो वो मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी होगी, अगर इसमें कोई होगी तो वो ऑब्जर्वेशन होगी, एनी इशू विच आर लाइकली टू बिकम इन एनसी, मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है एनसी बनने की यानी नॉन कंफर्मिटी बनने की, इफ नॉट ट्रीटेड अंटिल द नेक्स्ट ऑडिट आर मार्क्ड एज
ऑब्जर्वेशन, नो रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अगर इसको ठीक नहीं कर किया जाता है तो ये एक मेजर नॉन कन्फर्मिटी बन जाएगी। तो इसलिए इसको मतलब इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जब आप लिखेंगे तो अपनी फाइंडिंग के अंदर उसको एज ए ऑब्जर्वेशन स्टेटस लिखेंगे ना, तो जो आपका ऑडिट क्लाइंट है यानी ऑडिटी है, उसको पता लग जाएगा कि यार इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इसको मतलब ठीक करने की है। If certain aspect which generally comply with the requirements of the standard should be improved, then they are marked as opportunity for improvement. These opportunity for improvement help to improve the management system as whole are named processes. No response is required. इसी तरह अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी आप ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑडिट्स जो होते हैं ना, जो स्मॉल ऑडिट्स होते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ना भी आप मेंशन करें, ऑब्जर्वेशन मेंशन कर लें, या माइनर और मेजर नॉन कन्फर्मिटी आप मेंशन कर लें, इट डिपेंड्स। ठीक है ना, मतलब आपका जो ऑडिट स्कोप है उसके ऊपर मैटर करेगा। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें फिर ये पूरा जो स्टेटस क्राइटेरिया है इसको आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पलेट है जो कि किसी भी मेजर लेवल के ऑडिट के लिए यूज हो सकता है, माइनर लेवल के ऊपर भी यूज हो सकता है, मेजर लेवल के ऑडिट पे भी यूज हो सकता है। अगर आपने इसको माइनर लेवल के ऊपर यूज करना है तो इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा मतलब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब उसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह फिर ये देखें ना, यहाँ पे सेक्शन दे दिए गए हैं कि मेजर नॉन कन्फर्मिटी का एक फॉर्म दिया है, माइनर का दिया है, ऑब्जर्वेशन का दिया है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट का दिया है, एग्रीड फॉलो अप एक्टिविटीज़। अब जब आपकी क्लोजिंग मीटिंग हुई तो उसमें फिर आपका क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ कि जो फॉलो अप एक्टिविटीज़ है, मसलन अगर आपने अभी कुछ टाइम देना है ऑडिट क्लाइंट को, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपने अगर कोई मतलब है कि टाइम दे दिया उनको, तो उसका फॉलो अप भी करना है, उसकी एग्रीमेंट हुआ है आपके साथ, मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई है क्लाइंट के साथ। नॉन कन्फर्मिटीज डिटेल्ड हेयर टू बी एड्रेस्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन करेक्टिव एक्शन प्रोसेस, जो कि हमारे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की क्लास 10 को याद करें। कि सिर्फ मतलब है कि वो स्टैंडर्ड ये नहीं रिक्वायर करता कि आप अपनी जो खामियां हैं उनको ढूंढें, उनको निकालें, बल्कि वो कहता है कि अपने प्रोसेसेस को भी चेक करें, उनकी प्लानिंग भी करें, और उसके बाद उनको मॉनिटर इवेलुएट भी करें, और फिर उनके करेक्टिव एक्शन भी अप्लाई, वही पीडीसीए मॉडल याद करें आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने मतलब अपनी जितनी भी करेक्टिव एक्शन है, मिसाल के तौर पर करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड मेजर नॉन कन्फर्मिटी शैल बी carried out immediately, and MSBC shall be notified of the action taken within 30 days. To confirm the action taken, evaluate their effectiveness and determine whether certification can be granted or continued. मतलब 30 दिन का आपने उनको टाइम दिया कि जी जो मेजर नॉन कन्फर्मिटीज है उनको आप रिजॉल्व कर लें, और अगर अगर हम फॉलो अप करेंगे 30 दिन के बाद, अगर ये रिजॉल्व हो गई हैं, तो फिर हम आपको फैसला करेंगे कि आपको हमने सर्टिफाई करना है कि नहीं। इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है ना, ये लीड ऑडिटर के दौरान में ये चीज़ें आएंगी कि अगर आपने उनको सर्टिफिकेट इशू करना है ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, ऑडिट पास होने के बाद, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद कंक्लूजन आ जाते हैं जी। कंक्लूजन में ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसमें तीन तीन मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक डिटेल चेकलिस्ट बनी हुई है, आप देखें कि कंक्लूजन्स भी, हैज़ देयर बीन एनी सीरियस डेविएशन फ्रॉम द ऑडिट प्लान, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई। मतलब अगर तो आप यहाँ पे एक चेकलिस्ट कोई फिल करेंगे ना अपनी, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स, तो आपको अंदाजा हो जाए कि ओवरऑल इसकी कंक्लूजन क्या है, ये ऑडिट मतलब पास है, फेल है, या डेफर है, या किस सिचुएशन में है ये ऑडिट। ठीक है, अगर तो कोई मेजर डेविएशन नहीं है तो इसको मतलब नो लिखें, अगर है तो यस करेंगे आप। आर देयर एनी सिग्निफिकेंट इश्यूज इम्पैक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, इफ यस क्लोज स्पेसिफाई। आपके ऑडिट के दौरान में कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुई, कि आप कोई कोई रिस्क तो नहीं फेस हुआ, या आर देयर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस अफेक्टिंग द मैनेजमेंट सिस्टम सिंस लास्ट ऑडिट टुक प्लेस, are there any unresolved issues affecting the management system since last audit? The verification of the effectiveness of the corrective action taken regarding previously identified non-conformity has been performed and is satisfactory. ठीक है ना, मतलब जो पिछला ऑडिट उस कंपनी ने किया उसमें जो नॉन कन्फर्मिटीज उनकी हाईलाइट हुई थी उनके ऊपर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री एक्शन ले लिया। तो अगर ये चीज़ें एड्रेस हुई हैं, यस, अगर मेजर इसमें चीज़ें यस हो जाती हैं इस
कंक्लूजन्स के अंदर, तो दैट मीन्स कि ओवरऑल आपका ऑडिट पास है। मतलब है कि मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर उसमें है जो कि नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो उनको मतलब वो कंपनी फॉलो अप में आप उनको करेक्ट करवा सकते हैं, तो आप उस ऑडिट को पास कर देंगे। कोई रिकमेंडेशंस आप लिखना चाहें तो आप लिख दें, ठीक है ना। ना लिखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं होती, ये मैंडेटरी नहीं है। प्रोफेशनली अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छे प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं वो अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये फॉर्म्स हैं आपके सारे नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट किस तरह मतलब बनाई जाती है, क्योंकि ये ऑडिट के दौरान आपने ही बनानी है। ऑडिटर जो होता है वही रिपोर्टें बनाता है। मतलब है कि वो फिर इसका एविडेंस कलेक्ट करता है, ठीक है ना। कि ये नॉन कन्फर्मिटी फाइंड हुई, इसका पूरा ये देखें ना, एक बजाय इसके कि आप वर्बल उसको लिखें, आप एक फॉर्मेट की शक्ल में उसको लिख देते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल लिखती है उस नॉन कन्फर्मिटी की, उसकी डिस्क्रिप्शन, वो कब हुई, कैसी हुई, किस ऑडिट के दौरान में हुई, ग्रेड क्या है उसका नॉन कन्फर्मिटी का, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डेट कौन सी है, एक्सेट्रा। स्टेटस अभी क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शन, अगर जब करेक्टिव एक्शन उसके ऊपर कौन से लिए गए, करेक्शन हुई नहीं हुई, अगर हुई तो फिर मतलब देखें ना इस अगर नॉन कन्फर्मिटी का आप वहाँ पे रिपोर्ट में लिख देते हैं जी कि दो नॉन कन्फर्मिटी हुई है इस क्लॉज को वायलेट करके, लेकिन साथ ही आपने फिर मतलब है कि उसमें करेक्टिव एक्शंस का भी मेंशन कर दिया कि ये करेक्टिव एक्शन इसके ऊपर रिक्वायर्ड है, अगर तो वो फॉलो अप में करेक्टिव एक्शन हो गया तो फिर नॉन कन्फर्मिटी क्लियर हो जाएगी ना। फिर तो मजीद उसको आपको वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ख़त्म कर देंगे। सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन, ये मतलब एक सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपने अगर सर्टिफिकेट इशू करना है उस ऑडिट क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट, तो उसके लिए ये एनेक्सर यूज़ होता है, इंटरनल ऑडिट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद सर्वेलेंस प्लान, अगर आपने मतलब अपना इंटरनल ऑडिट किया है, ठीक है ना, या इवन एक्सटर्नल भी किया है, तो उसमें मिसाल के तौर पे जो लीड ऑडिटर होते हैं, जो आईएसओ की सर्टिफिकेशन होती है, ये 3 साल के लिए होती है। पता है आपको कि आप अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो जो एक्रीडिटेड बॉडी होगी आईएसओ की, वो जब आपका ऑडिट करेगी और आप आपका ऑडिट पास हो जाएगा, तो फिर वो आपको 3 साल के लिए सर्टिफाई कर देंगे। लेकिन 3 साल के बाद उसका सर्वेलेंस ऑडिट होगा, और इन बिटवीन भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ये कोई कंडीशंस नहीं होती कि मतलब 3 साल के लिए अगर उन्होंने आपको, जनरली ट्रेडिशन यही है कि 3 साल का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये पाबंदी नहीं है कि लाजमी 3 साल के बाद तो लाजमी होता ही होता है, लेकिन इन बिटवीन भी हो सकता है, तो उसको वो सर्वेलेंस ऑडिट कहा जाता है अगर वो हो तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल जेंटलमैन, यहाँ पे मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लीट फॉर्मेट अंडरस्टैंड करवा दिया। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, या आप कोई अपना कमेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली मुझसे कर लें, नहीं तो फिर हम आगे जो है ना एक प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे, जिसमें आपको मैं एक क्लास की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि उसकी ऑडिटिंग किस तरह होती है, रिपोर्टिंग किस तरह होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअल ऑडिट किस तरह मतलब हम करते हैं क्लास का, किस क्या क्या वहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं, उसको मैं ब्रीफ से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी, तो जिन्होंने अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। जी, समर इकबाल, असद रहमान, मोहम्मद ताहिर लतीफ़, तनवीर बाबर, किसी किस्म का अगर क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने आपको ब्रीफिंग भी देनी है उसके ऊपर, आपकी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं। जी, मैसेज आ गया है, क्लियर है सर, अच्छा चले, नो क्वेश्चन समर असद रहमान, चले, गुड हो गया, ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं हम जी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, न्यू मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा जी, ऑडिट प्रैक्टिस। मैं आपसे नई स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो जिनमैन, काइंडली मुझे बताइएगा कि ये एक नई स्क्रीन आपसे शेयर की है मैंने, ऑडिट प्रैक्टिस ISO 45001
क्लास 4 ये आपको डिस्प्ले हो रही है नई स्क्रीन? मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें जी, मैसेज आ रहे हैं यस आप? सर, क्लियर। यस सर, जी, क्लियर नजर आ रही। गुड। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे हम एक क्लॉज जो है क्लास 4 उसका ऑडिट करेंगे, ठीक है? सिनेरियो क्या है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि यू आर पार्ट ऑफ एन इंटरनल ऑडिट टीम टास्क विद इवेलुएटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस विद क्लास 4। यानी क्लास 4 का आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइटल है ऑफ द ISO 45001 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ये है। योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, आपने ये चेक करना है कि इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हैज़ प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस द रेलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज जो कि उस क्लॉज के अंदर मेंशन है, इंटरेस्टेड पार्टीज, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी उस क्लास की जो सब क्लासेज हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, जो यहाँ पे आपने एक सिनेरियो में मेंशन कर दी हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस यू विल रिव्यू डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, आपने उसको एग्जामिन करना है ना, तो आप अपना सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएगी, इस क्लास से रिलेटेड, मतलब आपका स्कोप है या ऑडिट आपका इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस यू विल रिव्यू डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इंटरव्यूज, उनको वैलिडेट करने के लिए आप इंटरव्यूज करेंगे विद रेलिवेंट पर्सनल्स एंड ऑब्जर्व प्रोसेसेस। और ये भी देखेंगे कि अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की आपको ज़रूरत है तो वो भी आप ऑब्जर्व करेंगे एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी फॉलोइंग सब क्लासेस। मसलन 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, इसको वैलिडेट करना है आपने। डिटरमिन द स्कोप ऑफ द OHS मैनेजमेंट सिस्टम, इसको वैलिडेट करना है। और OHS मैनेजमेंट सिस्टम को वैलिडेट करना है आपने। For each subclass, you will assess whether the corresponding requirements have been met by gathering evidence through document reviews, interviews, and observation. You will then score the level of the compliance. ठीक है ना? जैसे वो फॉर्म आपको मैंने दिखाया था कि जो आपकी ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं जिसके अंदर आप अपना स्टेटस लिखते हैं या कि वो कंप्लाइंट है या नॉन कंप्लाइंट है, मेजर नॉन कंफर्मिटी है, माइनर नॉन कंफर्मिटी है, किस किस्म की वो स्टेटस है उस एक्टिविटी का जो आपने उस क्लास या सब क्लास के अगेंस्ट चेक की है। थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस यू शुड डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग्स, ठीक है ना? वही रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड की है कि आप इसको ऑब्जेक्टिवली एविडेंस करेंगे, यानी आप उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करेंगे, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू द एविडेंस दैट सपोर्ट्स योर असेसमेंट एंड any opportunity for improvement you identified. By the end of the audit, you should have a clear understanding of the organization's level of compliance with Class 4 and be able to provide recommendations for addressing any non-conformities or areas for improvement. ये एक स्नैरियो स्टेटमेंट आपके सामने आ गई। अब हम एक्चुअली उसको करते हैं, कैसे करना है जी, इसको देखते हैं। ये मतलब है कि अब आपने जो 4.1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना? ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट रिव्यू, जब आप डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे थे, यू फाइंड दैट सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट वो कंपनी है जिसकी जिसकी मैनेजमेंट सिस्टम का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसकी क्लास 4 का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें क्लास 4.1 को पहले आपने उठाया है। सेफ्टी फर्स्ट हैज आइडेंटिफाइड रेलिवेंट एक्सटर्नल इश्यूज लाइक चेंजिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड कस्टमर डिमांड्स फॉर सेफ्टी प्रोडक्ट्स। मतलब उन्होंने अपने जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनको इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है। इंटरनल इश्यूज लाइक एजिंग इक्विपमेंट एंड स्किल्ड लेबर शॉर्टेज हैव आल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड, इंटरनल इश्यूज की डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है। हाउएवर, लेकिन यहाँ पे देखिए लफ्ज आ गया हाउएवर, जो आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान में जब आपने डॉक्यूमेंट रिव्यू किए तो उसमें आपको पता चला। However, in the interviews, some employees expressed concern that the analysis did not fully consider the impact of new competitors entering the market. तो आपको पता चला कि जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो डॉक्यूमेंट तो हुए हैं, डिटरमिन भी हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई। ठीक है ना? कमी क्या रह गई कि दैट द एनालिसिस डिड नॉट फुली, जो एनालिसिस उन्होंने आपको प्रोवाइड किया उस कंपनी ने, उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ न्यू कंपिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट को उसमें मेंशन नहीं किया, मतलब उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। तो उसमें आपकी ऑडिट फाइंडिंग क्या आएगी? ऑडिट फाइंडिंग आएगी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी मेजरली
वो क्लास की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती जरूर हुई है यहाँ पे, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट टू एक्सपैंड द एक्सटर्नल इशू एनालिसिस, मतलब यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी के साथ मेंशन कर दिया कि जी आपका एनालिसिस जिसमें आपने कंपटीटर्स को शामिल नहीं किया, जो नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं उनको आप शामिल कर लें, तो ये आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। मतलब फिर फुली ये क्लास जो है वो कंप्लाइंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। सेफ्टी फर्स्ट कंपनी है। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी हुई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी होती, आपने तो ये प्रोसेस करनी होती है ना, उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी फाइंडिंग लिखनी होती है। सेफ्टी फर्स्ट मसलन आपने वहाँ पे देखा कि सेफ्टी फर्स्ट जो है, जो कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, उसने क्या किया, हैज़ ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक वर्कर्स, रेगुलेटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज एंड लोकल कम्युनिटीज। यानी उसके पास इंटरेस्टेड पार्टीज का प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है। देयर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स वो आइडेंटिफाइड हुई हुई हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनको आपने चेक कर लिया, रिव्यू कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंस आपको मिल गए हैं, डॉक्यूमेंटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है साइन शुदा हैं, मैनेजमेंट से रिव्यूड है। तो वो सारी चीज़ें जब कंप्लाइंट होंगी तो फिर आपकी ऑडिट फंडिंग आएगी कंप्लाइंट, या उसमें आप लिख सकेंगे कि वो जो मतलब है कि शुरू में थी ना कि मतलब कंप्लाइंट भी आप लिख सकते हैं, या वो ग्रीन में जो हमने लिखा था कि उसको भी आप वहाँ पे इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि जी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। उसके बाद 4.3 डिटर्मिंग द स्कोप से रिलेटेड, क्या इस कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी की, इस क्लास को फुलफिल किया या नहीं किया। उसमें सिचुएशन इस तरह की है, द स्कोप ऑफ द सेफ्टीज फर्स्ट ओएचएस मैनेजमेंट सिस्टम इज क्लियरली डिफाइंड। यानी स्कोप डिफाइन हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट आपने रिव्यू किया, प्रॉपरली डिफाइन हुआ है एंड डॉक्यूमेंटेड, उसका डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, कंसीडरिंग द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन 4.1 एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब हमने उस स्टैंडर्ड के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि वो जो स्कोप है उसका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ जो सब क्लासेज हैं 4.1 और 4.2 के ऊपर उसको बेस करना चाहिए। इट कवर्स ऑल वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द कंपनीज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दैट कैन इम्पैक्ट वर्कप्लेस सेफ्टी। तो ये कवर करता है, इसके ऑब्जेक्टिव एविडेंस आपको मिल गए, ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स कि ये भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है कंप्लाइंट है, यानी फुलफिल हो रही है। ठीक है। आगे है ओएचएस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड आपकी क्या फाइंडिंग है जी। फाइंडिंग में आपने देखा कि सेफ्टी फर्स्ट हैज एस्टैब्लिश्ड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन एन ओएचएस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है प्रॉपर, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, प्रीवियस ऑडिट भी हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शंस आर रिक्वायर्ड बाय आईएसओ 45001 के अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है। हाउएवर यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हाउएवर ड्यूरिंग द ऑडिट यू नोटिस दैट सम प्रोसेसेस लाइक लैक क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। यानी मैनेजमेंट सिस्टम के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उन वो स्टैब्लिश हुए हुए हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है प्रॉपर, एंड देयर इज नो फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे आपकी फाइंडिंग क्या होगी, क्योंकि ये पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, इसी को तो हमने इस्टेब्लिश करना है अगेंस्ट इस रिक्वायरमेंट के, तो फिर ऑडिट फाइंडिंग में अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये नॉन कन्फर्मिटी होगी, लेकिन इसको आप माइनर कर सकते हैं क्योंकि मेजरली ये इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब हो सकता है किसी पे साइन ना हो, हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जिसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर ना हो, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हो जिसमें मतलब है कि किसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिफाइन ना हुई हो, तो मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर ना बना हो, मतलब थोड़ी बहुत उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। तो ये माइनर नॉन कन्फर्मिटी है जो फाइंडिंग में आती है, माइनर नॉन कन्फर्मिटी फॉर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मैकेनिज्म। सो ठीक है जी। तो इस तरह ये चारों का ऑडिट आप इस तरह कंप्लीट करते हैं। जब आप देखते हैं सिचुएशन को तो आप इसको उस क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट कि मतलब ओवरऑल इसको इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ये कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी चेक लिस्ट के अंदर उसको मेंशन कर देते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है किसी का?
तो अगर आप इसकी मतलब ओवरऑल समरी लिखें, जो एग्जेक्टिव समरी हमने लिखी थी, मिसाल ले लें कि ये एक क्लॉज नहीं, एक पूरा सिस्टम है, तो समरी में क्या लिखेंगे? जो एग्जेक्टिव समरी, सेफ्टी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इज लार्जरली कंप्लाइंट विद क्लास 4, मतलब ज्यादातर उनने कंप्लाइंट किया है, बट you have identified an opportunity for improvement in expanding the external issues analysis and a minor non-conformity related to process documents and continual improvement. Your audit report will detail these findings, provide evidence and recommended corrective actions. यानी समरी के अंदर आप ये चीज फिर मेंशन करेंगे कि जी ओवरऑल लार्जरली ये कंप्लाई हो रही है क्लॉज, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाइड हुई हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है और एक माइनर नॉन कंफर्मिटी भी मौजूद है जिसको बेहतर करने की जरूरत है। जी। जी बताएं, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? ठीक है। जी काइंडली मुझे बता देंगे या फिर आगे चलें? मैं इसको स्टॉप शेयर करूं और मैं आपको फिर ब्रीफिंग दे दूं आपकी असाइनमेंट के ऊपर। जी चलें आगे। ओके, लेट्स मूव। अटेंटिव है ना सब लोग आप? क्योंकि ये असाइनमेंट अगर आपने अंडरस्टैंड ना की तो फिर आपको करने में मुश्किल होगी, तो इसलिए बेहतर है कि अटेंटिव हो जाएं। ज़रा मुझे फीडबैक भी दें अपना। ओके, ये फीडबैक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जी जी चले, ठीक है, थैंक यू। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट को। ठीक है जी। ये असाइनमेंट आपको मिलेगी एलएमएस के अंदर, जो लास्ट वाला सेक्शन होगा ना उसमें तमाम मॉड्यूल्स के एंड पे नॉलेज एप्लीकेशन, उसमें आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और करके फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे अपने टाइम में, अपना स्केड्यूल बनाएंगे, उसके मुताबिक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और एक मतलब मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दी एक क्लास की, ये भी कितने वक्त आपकी हेल्प चाहिए होगी अभी तो? जी करते वक्त मेरी कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको 10 दिन काफी हेल्प दे दी है, अब आपने मेरी हेल्प करनी है, आपने करके इसको जो है ना वो मुझे सेंड करना है और उसी की बेसिस पे आपकी एवेल्युएशन होगी। ठीक है ना, करते वक्त आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये तो चीटिंग हो जाती है ना कि मैं आपको करके दूं तो फिर मैं ही कर लूं। ठीक है ना, फिर मैं मुझे क्या जरूरत है आपको ये टेस्ट देने की? ये भी तो एक मतलब लॉजिकल बात है ना। टेस्ट तो फिर लर्नर्स ने करना होता है ना। तो आप इसको करें, आपने, आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप उनको खोलें, नोट्स को खोलें, उससे गाइडलाइन लें। या तो मैंने आपको मतलब एक एक मेरी जो बात है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, तो हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इतना मैंने एफर्ट की है, इतना मैंने मतलब सर जोर लगाया है। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर ये जो असाइनमेंट्स है, सर ये असाइनमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सर हाँ, इसको मैं क्या नाम है हेल्थ मैनेजमेंट नहीं सिस्टम नहीं, के तहत आप कर नहीं सकता हूँ? करेंगे, आप नहीं करेंगे ये, आपके लिए नहीं है ये, आपको मैं अलग भेजूंगा। ठीक लेकिन है सर, आप तो अंडरस्टैंड कर लेना आप प्रोसेस। मेरे लिए हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का भेज दीजिए। हाँ मैं उसके लिए बनाऊंगा, बिल्कुल। आप जी असल जी में, सर, जी सर, मैंने ठीक श्योर है श्योर, ठीक है आप बिल्कुल वरी ना ठीक। करें, आपके लिए नहीं है ये मतलब बाकियों के लिए है, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रैक्टिस करवा दी है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसकी मैं असाइनमेंट आपको अलग से भेजूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है ना। तो लेकिन ठीक है सर, आप थैंक यू। प्रोसेस का अंडरस्टैंड कर लें, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए। जी ये भी एक ही क्लॉज का ऑडिट है, कोई मतलब है कि सर बहुत बड़ा ऑडिट नहीं है, पूरे जी मैनेजमेंट जी स्टैंडर्ड सर। का ऑडिट नहीं मैं आपको दे रहा, एक ही क्लॉज का ऑडिट है। इसका सिनेरियो समझ लें। दिस असाइनमेंट रिक्वायर यू टू ऑडिट एन ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास 6 प्लानिंग इन ISO 9001। Introduction. This assignment require you to audit a fictitious company, Acme Widgets। एक कंपनी है Acme Widgets जिसका आपने ऑडिट करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वॉल्व्स, जो इंडस्ट्रियल वॉल्व बनाती है, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास 6 प्लानिंग इन इन एस एस ए। Acme Widget is due
for their recertification audit and your responsibility to assess their QMS for compliance with Class 8. Scenario क्या है? Acme Widget has experienced a recent increase in customer complaints. अभी उनको कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, लाइक प्रोडक्ट लीक्स है. ड्यूरिंग योर रिव्यू यू आइडेंटिफाइड सेवरल पोटेंशियल वायलेशन ऑफ द क्लास 6. आपने जब रिव्यू किया तो आपको पता चला कि उसमें काफ़ी सारी जो है वायलेशन मौजूद हैं. तो मसलन जो आपकी क्लास 6.1 है उसके अंदर क्या इश्यूज हैं यहाँ पे मैंने देखिए, इनके अंदर ही इश्यूज मौजूद हैं. आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, तो 6.1 के अगेंस्ट आपने क्राइटेरिया चेक करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा इशू जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से आपने फाइंडिंग देनी है अपनी, ठीक है ना. अगर तो वो इशू छोटा है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट की फाइंडिंग देंगे या कंप्लाइंट की फाइंडिंग देंगे. अगर कोई इशू नहीं है, अगर इशू है तो उसमें फिर आप मेजर नॉन कन्फर्मिटी, माइनर नॉन कन्फर्मिटी, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके अगेंस्ट आप उसका क्राइटेरिया देंगे, ठीक है ना. इसी तरह देखिए 6.2 के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं. प्लानिंग फॉर चेंज के प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के प्रॉब्लम लिखे हुए हैं. मतलब आप ये प्रॉब्लम लिखने का मतलब ये है कि आप फिजिकली ज़ाहिर है ऑडिट तो नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है, आएगी ना, मतलब जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलेंगी. मसलन मिसाल के तौर पे 6.1 के इश्यूज आप देख लें. वाइल एक्मी विजिट हैज़ ए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रजिस्टर, मतलब उनको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का रजिस्टर मौजूद है. इट इज़ आउटडेटेड एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट बिजनेस कंसर्न. ये आउटडेटेड है और करंट बिजनेस कंसर्न को शो नहीं करता. द इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट्स आर नॉट लिस्टेड एज ए रिस्क. देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी. है ही नहीं वहाँ पे डॉक्यूमेंट. ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की, ठीक है ना. मैंने आपको इसलिए लिख दी तो इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी एक प्रैक्टिकल ऑडिट के दौरान में. अब आपके टास्क हैं, आपने क्या करना है. आपने सबसे पहले तो फैमिलराइज करना है अपने आप को इस क्लास की सब क्लासेस और इसके क्राइटेरिया के साथ. फिर आपने डॉक्यूमेंट रिव्यू करने हैं, ठीक है ना. पॉलिसी रजिस्टर वगैरह ये वो इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं. अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना, मतलब इंटरव्यूज, ये क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, आपने ये देखना है कि ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये हमने आइडेंटिफाई किया कि क्वालिटी पॉलिसी रिव्यू हुई या बनी हुई है या नहीं बनी हुई. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब रिव्यू हुए हैं नहीं हुए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रजिस्टर रिव्यू हुआ है नहीं हुआ. मतलब ये आपने वहीं से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो, ठीक है ना. वहां से लेके आपने अपनी जो है ना एक रिपोर्ट बनानी है. और इंटरव्यूज में आप मसलन अगर फर्ज करो समझते हैं कि वहाँ पर रिस्क रजिस्टर मौजूद नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जी वहाँ का जो क्वालिटी मैनेजर है उसका मैंने इंटरव्यू किया, उससे मैंने चेक किया तो उसने मुझे बताया जी कि हमारा जो है वो रजिस्टर प्रोसेस में है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ. मतलब एक फिक्टिशियस है ना, सारी एक कहानी गढ़ी गई है, मतलब एक आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सारी एक स्टोरी बनाई गई है. तो आपने भी इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है, इसके अंदर रंग भरने हैं, ठीक है ना. इवेलुएट करना है बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड इंटरव्यूज, असेस वेदर द कंपनीज क्यूएमएस मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लास 6, आइडेंटिफाई एनी गैप्स और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. और उसके बाद आपने रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना. रिपोर्ट में आपका स्कोप भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, फाइंडिंग्स भी होंगी, कंक्लूजन्स भी होगा. डिलीवरेबल्स क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास 6 अगर आपके पूरे होते हैं 20% वेटेज मिलेगा आपको नंबरों में. डेप्थ एंड एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट रिव्यू आपने प्रॉपर मेंशन किया कि डॉक्यूमेंट रिव्यू हुआ है तो 20% आपको मार्क्स मिलेंगे उसके. इंटरव्यू इफेक्टिवनेस सही की है तो फिर भी 20% मिलेंगे. क्लैरिटी है तो मतलब ये आपकी वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है जो कि 30 नंबर का आपको दिया गया है. एडिशनली कोई गाइडलाइंस भी आपको दी गई हैं, आप इनको मतलब पढ़ सकते हैं, ये आपकी गाइडलाइन के लिए है. ठीक है जी. तो ये है ओवरऑल सिनेरियो, ये है वो असाइनमेंट जिसको आपने करना है. इससे पहले मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक है ना, पिछली जो प्रैक्टिस थी. अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर हमें आपने बताया नहीं. मैंने आपको सारा प्रोसेस भी फिजिकली बताया, प्रैक्टिकली भी बताया, उसके बाद करके भी एक क्लास का ऑडिट. इसलिए मैंने क्लास का ऑडिट करके दिखाया आपको ताकि आपको बाद में ये बहाना ना मिले कि सर जी करने के दौरान भी हमें हेल्प चाहिए. करने के दौरान में मेरी हेल्प नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला अगर आपने सही सीखा है. अब ये टेस्ट है आपका, टेस्ट में तो फिर आपको पता है ना, अगर मैंने ही आपको करके देना है और मैंने ही सारा बताना है तो फिर मैं ही कर लेता हूँ, फिर आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है. लर्निंग तो आपकी है, मैंने तो हज़ारों दफ़ा की हुई है ये, मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसकी.
ठीक है ना। तो ये तो लर्निंग आपकी है, तो बाकी आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब आप रिपोर्ट भेजेंगे मैं इसको रिव्यू करूंगा। कोई ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाएंगे, या मतलब है कि कोई वो ऐसा कोई बड़ा बर्डन आएगा आपके ऊपर आप, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी असद आपके लिए, ठीक है ना। आपने सीरियस होकर इस पे काम करना है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप मेहनती हैं, थोड़े से हैं लापरवाह, लेकिन मेहनती हैं आप, इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है ना। लेकिन इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप भी करें इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। लेकिन ना ये फ्यूचर आपका है यार, मुझे मतलब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं पता नहीं कितनी अनकाउंटेबल टाइम कर चुका हूँ, ये कितनी दफा करवा चुका हूँ, हजारों दफा कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ। मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है, ये जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि आपने आगे फिर इस पे वर्क करना है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर अगर जब आप काम करेंगे, और अगर आपको इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाए और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, तो फिर आप मुझे ही कोसेंगे ना कि क्लास सर से हमने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने हमें इस चीज़ का तो बताया ही नहीं था। मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज़ करके बताई है, एक एक क्लास, सब क्लास, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर क्या सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं, उनके अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं, प्रैक्टिस करवानी होती है ना ट्रेनिंग में। जाहिर है हम फिजिकली तो नहीं करवा सकते, मैं आपको फिजिकली किसी कंपनी में तो नहीं ले जा सकता कि वहाँ पे जाके मुझे करके दिखाएं। मैं तो आपको एक सिनेरियो दे सकता हूँ ना, ट्रेनिंग में तो यही मेथोडोलॉजी यूज होती है कि एक सिनेरियो दिया जाता है, उसके उसको समझाया जाता है, फिर उसके मुताबिक लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके आउटकम और अच्छी सी एक रिपोर्ट बना के आपसे पहले जितने भी मैं ये आईएसओ के इंटरनल ऑडिटर के 2018 से बैचेस चला रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैं मतलब है कि तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद एक बैच जरूर चलता है ये, ठीक है ना। और एक साल में कम से कम 4 5 6 तक भी बैच चले हैं। तो कईयों बैचों को मैं निकाल चुका हूँ, 18 18 लड़के भी मेरे बैच में थे। इस बैच में तो कम है आप लोग, मतलब 17 18 लड़के भी एक बैच के अंदर मेरे पास आए हैं, ट्रेनिंग लेके गए हैं, और माशाल्लाह वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अपने कंपनीज के अंदर अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपने मतलब है कि अपनी अपनी फील्ड में सेटल्ड है। और अभी भी उनके ग्रुप मेरे पास बने हुए हैं, कभी कभार उनका अस्सलाम दुआ मैसेज आ जाता है, या कोई चीज़ पूछनी हो तो वो मुझे पूछ भी लेते हैं। मतलब वो पुराने सारे ग्रुप मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी तक भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको कोशिश करें, एफर्ट करें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे ना, अगर आपने ये सोच लिया यार मुझे तो ये आती नहीं है, सर ही मुझे करके देंगे, तो ऐसा नहीं होगा सर नहीं करेंगे, क्योंकि सर ने बहुत पहले कर लिए हुए। आई वांटेड टू एक्सटेंड माय आईटीएस to the IAS standard training session you conducted, your expertise clear explanation। जी ताहिर लतीफ़, बहुत शुक्रिया यार आपके नाइस वर्ड्स का। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज अगर आप एलएमएस के अंदर वो रिव्यूज़ वाला जो सेक्शन है ना, उसके अंदर अगर आप डाल दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बल्कि बाकी लोग भी उसका मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। चलें इसको स्टॉप करते हैं, उम्मीद है ये क्लैरिफिकेशन होगी। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ आपको मज़ीद एलएमएस के बारे में, ताकि आप जो है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, रिव्यूज़ कैसे लिखने हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे वहाँ पे बिल्टअप करना है, क्योंकि वो एक आपकी कांस्टेंट लर्निंग है यार। उसके कोई पैसे तो है नहीं कि मतलब कोई आपको कोई वहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। वो आपको फ्री में इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी मिली हुई है, तो इसको अवेल करें यार, मतलब उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। फी तो वही होती है जो कोर्स की आपने पे करनी होती है। उसके अलावा तो कोई यहाँ पे इस एलएमएस को यूज़ करने की तो कोई फ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आप इसको यूज़ जो है वो ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो और क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हमारा आ गया होम पेज, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। ट्रेनिंग्स वाले सेक्शन को हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये जो कोर्सेज पड़े हुए हैं व्यू ऑल कोर्सेज पे कर लेंगे। जब आपकी अपनी प्रोफाइल आएगी ना, तो उसमें आपके जो कोर्सेज जिसमें आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला हमारा कोर्स है आईएसओ वाला, इसको हम क्लिक करते हैं, ये हमारा कोर्स है। अब यहाँ पे देखें ये कोर्स है ना, कोर्स की सारी डिटेल आपके सामने आ रही है, उसके कंटेंट सारे आपके सामने आ रहे हैं, विजिबल हैं। अब यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, जब आप क्लिक करेंगे ना रिव्यूज़ के ऊपर, तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आप रिव्यूज़ आपके पास जो ओपन होगा ना, इसमें आपके पास ये ऊपर ऐड रिव्यू देखें ना, ऐड रिव्यू जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आएगी, यहाँ पे साथ आप अपने रिव्यूज़ लिखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये 2 मार्क्स हैं आपके मैंडेटरी रिव्यूज़ लिखने के,
ये मैंने स्पेशल रखे होते हैं कि अगर फर्ज करें कोई लर्नर जो है मसलन 50% पासिंग मार्क्स है ना आपकी ओवरऑल सर्टिफिकेशन के लिए, अगर फर्ज करें आप 48 पे आ गए हैं और 2 मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए मिसाल के तौर पे, तो वो 2 ग्रेस मार्क्स मैं आपको दूंगा अगर आपने ये रिव्यूज यहाँ पे लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। और लिखते हैं, मतलब सारे लर्नर्स लिखते हैं, क्योंकि पहले हम तो इस प्लेटफॉर्म पे थे नहीं, तो पहले वो ट्रस्ट पायलट पे थे, तो ट्रस्ट पायलट पे आप देखें काफ़ी सारे रिव्यूज लोगों ने लिखे हुए हैं। तो आप अपने अपने यहाँ पे रिव्यूज ऐड करेंगे, ठीक है ना। फॉरम मौजूद है, ये फॉरम आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए पोस्ट, आप अपनी क्रिएट पोस्ट करें और यहाँ पे अपना जो है वो आप अपना क्वेश्चन कोई भी डालें। मसलन यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह बॉक्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपना टाइटल उस क्वेश्चन का लिखें, कोई मतलब उसकी डिटेल लिखनी है तो लिख दे, वरना क्वेश्चन लिख दें। ये सारे फिर फोरम को मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ, और इसके अगेंस्ट जो है ना क्वेश्चन जो है वो आपके मैं मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि आल पोस्ट हैं, माई पोस्ट हैं या आल पोस्ट हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए अगर हम अपनी उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर, तो देखें, ये देखें जैसे ये एक प्रोफाइल है मिसाल के तौर पे, ये है मोहम्मद हाशिम नवाज। आप जिस तरह आपका नाम नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सामने, ठीक है ना, आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे मिसाल के तौर पे कि GSA एक यूज़र है, लर्नर है, उसकी प्रोफाइल आपको किस तरह नज़र आएगी। आप इसको अपने पेज पे जब इस यहाँ पे आपका प्रोफाइल पेज का लिंक शो हो रहा होगा, आप इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे जब आप आगे आएंगे तो ये आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। इस प्रोफाइल के अंदर इसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ये एडिट प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करें, देखें ना ये बैकग्राउंड में ये चीज़ आ गई, इसमें आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं, अपना नाम अपना सारा कुछ अपडेट कर दें, यहाँ पे पिक्चर लगा दें, तो आपकी जो है ना प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आप उसके बाद फिर जो जो कोर्स आपने इस LMS पे अटेंड कर रहे हैं उसकी तफसील आ जाएगी। जो बैज आपको मिले हैं यहाँ पे, मतलब पूरी इवेलुएशन का सिस्टम है, जो भी सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई अटैम्प्ट की है, क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं, आंसर लिखे हैं, एक्टिविटी की है, वोट्स दिए हैं। वोट्स का ये होता है कि अगर आपने फोरम के अंदर किसी का आंसर आपको अच्छा लगा, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो अप वोट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको रैंक्स मिलते हैं, मसलन ये पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स की बेस के ऊपर आपके रैंक बनते हैं, ठीक है। रैंक्स की भी डिटेल मौजूद है। और इस तरह मतलब ये आपका जैसे ये बैजेस हैं, सर्टिफाइड नॉलेज है, नो योर सेल्फ, पावर यूजर, गेट स्टार्टेड, और रैंक्स में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और मसलन एक न्यूबी का रैंक है, फिर स्टूडेंट का रैंक है, मास्टर्स का है, एडमिन का है, डॉक्टर का है, मतलब जो जो आपके वो पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपनी मुस्तकिल यहाँ पे प्रेजेंस रखने के लिए, ताकि आप अगर कोई ट्रेनिंग, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो मैं बिल्कुल फ्री में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फ्यूचर में अगर आपका कोई प्लान बनता है किसी और कोर्स में एंटर होने का, अभी ये हमारा चल रहा है सेफ्टी इंजीनियरिंग वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अच्छी हमें रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। और भी ये आगे हमारे आ रहे हैं, मतलब ये ISO जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसकी मतलब है कि आगे स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह LMS के अंदर ट्रेनिंग। तो इस तरह आप मतलब है कि अगर कोई लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी मुझसे ले सकते हैं, मसलन एग्ज़ाम की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, ठीक है ना, वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग में कोई आर्टिकल पढ़ना चाहें, या इन फ्यूचर आप हमारे साथ एज ए ट्रेनर ज्वाइन करना चाहें, आपके पास कोई स्किल मौजूद है, आप ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, ठीक है ना, और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप हमारे साथ एज ए ट्रेनर भी ज्वाइन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसमें डेफिनेटली फिर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकते हैं, लर्निंग तो होगी होगी आपकी साथ साथ, तो उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी अवेलेबल है। हेल्प चाहिए अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन करना है, कोई टिकट जनरेट करना है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है सारा स्ट्रक्चर वेबसाइट का। तो रिव्यूज़ आपने ज़रूर लिखने हैं उस पर, आप मैंने आपको बता दिया कि 2 मार्क्स हैं उसके मैंडेटरी, और वो आपको हो सकता है बेनिफिट दे जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपने अगर लिखे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, दैट्स ऑल। जी, सुजन मैम, दिस इज़ अप फ्रॉम माई साइड। आप अगर
कोई आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कर लें। तनवीर आप कुछ पूछना चाहते हैं, असद आप पूछना चाहते हैं, समर आपका कोई क्वेश्चन है, या ताहिर लतीफ़ आपका कोई मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो अकाउंटली। सर क्वेश्चन ये है कि जो हम असाइनमेंट्स वगैरह देंगे तो इसके मार्क्स वगैरह होंगे? यस यस, मैं पूरा रिजल्ट आपको भेजूंगा, पूरी रिजल्ट शीट आएगी आपको इंडिविजुअल। अच्छा सर, जो हमारा जो वो होगा, क्या नाम है, सर्टिफाइड वेरीफाइड होगा, वो आपकी तरफ से होगा या नहीं नहीं, फिर वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट सेफ्टी से? काउंसिल देगी। जी सर्टिफिकेट जी मैं ठीक। प्रोवाइड नहीं करता, सर्टिफिकेट जो है ना, नहीं, क्योंकि ठीक है ठीक। मेरा काम है ट्रेनिंग देना, रिजल्ट बनाना, और उसका रिजल्ट बना के आपका सारा पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल को फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। उनका डेटाबेस ठीक बना है होता सर। है, उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। जी। सर्टिफिकेशन उन्होंने करनी है, मैं कर नहीं सकता सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। ठीक ठीक तो ठीक। सर्टिफिकेशन आपकी उधर से ही होगी। बाकी सर टेस्ट तो आप लेंगे ना? टेस्ट मैंने लेना है, रिजल्ट मैंने बनाना ठीक है, है ट्रेनिंग मैंने ठीक है आपको ठीक। दी है। तो टेस्ट तो ठीक हमेशा है। ट्रेनर ही लेते हैं ना, मतलब यस सर हमारी। यस। ठीक है ठीक। ओके थैंक यू सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छा सीखा। आ, बस वो इसको माइंड प्रैक्टिस ब्लोइंग करें, कितनी। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी अगर जब आपको इस जहन में कोई सवाल आए तो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, रहेगा। इस एलएमएस के ऊपर आप मौजूद है, रहेंगे, और आप मुझसे इन टच रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर थैंक यू। वेलकम। जी असद, जी ताहिर, आप में से कोई क्वेश्चन, एनीवन? If all is okay, then should we conclude now? और फाइनल मैं अपने वर्ड्स दूंगा आपको. So, gentlemen, nice of you for all the time, for all the efforts. You have spent almost 10 days with me on this platform. You have achieved, I hope, you have achieved the objective which we set initially about the auditing of the ISO standards. And you are lucky one that you have learned almost four standards. Not almost, certainly you have learned four standards and one integration management system एंड डिटेल्स ऑफ द ऑडिटिंग. आप बेशक ऑनलाइन कोई और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल पे आप अटेंड करके देख लें कोर्स, अच्छे खासे पैसे भी वो आपको चार्ज करेंगे। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बता सकता हूँ, आप ही जाके उनकी ज़रा वेबसाइट पे चेक करें। सिर्फ इंटरनल एक स्टैंडर्ड की इंटरनल ऑडिटिंग की जो सर्टिफिकेशन है वो, और उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट $700 की है। $600 to $700, ओनली वन स्टैंडर्ड्स। और इससे अच्छा नहीं पढ़ाया होगा वहाँ पे आपको, इससे कम ही पढ़ाया होगा, इससे कम ही प्रैक्टिस होगी वहाँ पे, इससे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ लोगों के जो पॉकेट है इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, हमारी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं होती कि हम हज़ारों डॉलर्स या मतलब हज़ारों या लाखों रुपए खर्च कर सके अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। इसलिए हमने अपने जो फीसिस हैं वो बड़ी रीज़नेबल रखी होती हैं। हमारी कोशिश है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो ट्रेनिंग लेके मिडल ईस्ट में जाएं, और वहाँ पे अच्छी जॉब्स के ऊपर जाएं, बजाय इसके कि इंडियंस, बंगाली, या श्रीलंकन या दूसरे जो कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं वो सारी जॉब्स कैप्चर कर लें। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को ट्रेन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मैक्सिमम लोग फीस भी अपनी अफोर्ड कर लें, अफोर्डेबल फीस हो, उसमें उनको सर्टिफिकेशंस भी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर अटेंड की थी आपने हमारी कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हैं, और उसमें मेजर रोल मेरा है, ठीक है ना। मतलब उसमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन की है, मतलब मेरे कंटिन्यूस बैच चलते हैं ट्रेनिंग पे। बाकी ट्रेनर्स भी ट्रेनिंग्स देते हैं, लेकिन उसमें मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ना सिर्फ लोकल, बल्कि मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग्स जो है वो मैं निबोश लेवल 6 के डिप्लोमास भी करवाता हूँ, लेवल 3 की सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, आयोश की ट्रेनिंग भी मैं कंडक्ट करता हूँ, ओशा की ट्रेनिंग्स भी मैं कंडक्ट करता हूँ। इवन के मैंने CSP BSP वगैरह की ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं, ठीक है। निबोश लेवल 6 का डिप्लोमा जो सबसे टफ क्वालिफिकेशन है वो मैं करवा चुका हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक UK के लर्नर को करवाया, उसको मैंने मतलब है कि
ट्रेनिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया। तो उसकी अप्रिसिएशन का मैसेज भी मुझे आया। तो एक मतलब है कि अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, इसको यूटिलाइज करें और अपने फ्यूचर को बेहतर करें। और बाकी जहाँ तक स्पेंडिंग ऑन योर ट्रेनिंग इज कंसर्न, देखिए अगर आप इस स्पेंडिंग को जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, जो आप फीस की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस इज नॉट फॉर अस, ये आप हमारे लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के। दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। यानी आप अपनी एजुकेशन के ऊपर अगर स्पेंडिंग करते हैं, फीस पे करते हैं, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, मतलब अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। वो दूसरे लोग जो कंपटीशन में पड़े हुए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेशंस कर लेंगे, उनके पास अच्छा खासा मवाद होगा। वो जब किसी एम्प्लॉयर के टेबल पे जाके बैठेंगे इंटरव्यू में, तो अगर आप जाएंगे और वो भी जाएंगे, तो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, उनके पास होगी, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो अपनी ट्रेनिंग या लर्निंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, या आप मतलब स्पेंड करते हैं मनी फीस की शक्ल में, वो मतलब अगर आप इसको बर्डन समझेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर ट्रेनिंग लेनी ही नहीं चाहिए, फिर इस फील्ड में नहीं आना चाहिए बंदे को, फिर तो कोई दुकान शुकान खोल लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एक प्रोफेशनल बनना है, एक आगे ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो फिर डेफिनेटली आपको, और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पेंडिंग है ना, आपको मल्टीपल टाइम्स जाके रिटर्न देती है, ठीक है ना। अगर आपने चंद हजार अपने ऊपर आज खर्च कर लिए, तो आपने फिर सारी जिंदगी उसका फायदा उठाना है। आपको हर महीने सैलरी मिलनी है, जब अच्छी जॉब मिलेगी आपको, तो मतलब वो तो कई गुना होके आपके रिटर्न आता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट का, आप जो अपने ऊपर स्पेंडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीसिस, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं लाखों रुपए अपनी ट्रेनिंग के ऊपर मैंने खर्च किए हैं, ठीक है ना। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ट्रेनिंग्स में रजिस्टर किया, और मैं अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से, मतलब कमिटमेंट की वजह से नहीं उसको मुकम्मल कर पाया, और मैंने कभी नहीं समझा कि मेरे पैसे ज़ाया चले गए। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ लर्न तो किया ना, वहाँ से सीखा तो है ना, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है ना इसके ऊपर फोकस रहें, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। स्टे सेफ एंड गुड लक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।